आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 दैट इज़ न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, यानी नए सवाल और उनसे जुड़े हुए आइडियाज़। तो अंगा की स्कूल ट्रिप के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। ये वो टाइम है जब अंगा स्कूल ट्रिप पे जा रही है और वो लोग ट्रेन में चढ़े पुणे महाराष्ट्र से, और रात में फिर वो वाराणसी से होते हुए उत्तर प्रदेश में मतलब उन्हें वाराणसी जाना था, उत्तर प्रदेश में है। तो वो गए वहाँ पर। उनकी माँ जो कि उनको देखने आई थी स्टेशन पे, उन्होंने उन्हें बताया, टीचर को बताया कि बच्चों को आप बता दीजिएगा, बुद्ध के बारे में बताइएगा और उनको सरनाथ लेकर के जाइएगा, ठीक है। बुद्ध की कहानी क्या है। सिद्धार्थ, जिनको गौतम भी कहा जाता है, वो बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं। आज से 2500 साल पहले उनका जन्म हुआ था और ये वो समय था जब लोगों की ज़िंदगी में बहुत तेज़ी के साथ बदलाव आ रहे थे। आपने जैसा कि चैप्टर 5 में देखा कि बहुत से राजा, कुछ राजा महाजनपद के, वो बहुत पावरफुल होते जा रहे हैं, नए शहर डेवलप हो रहे हैं और ज़िंदगी बदल रही है गांव में भी। बहुत सारे थिंकर्स कोशिश कर रहे हैं कि इन चेंजेस को समझने का प्रयास करें, समाज में होने वाले इन बदलावों को समझें। वो ये भी चाहते हैं कि वो जो ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ है उसको पता लगाएं कि ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, असली मतलब क्या है लाइफ का। बुद्ध एक छोटे से गण से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है शाक्य गण, और वो एक क्षत्रिय हैं। जब वो एक यंग मैन थे, यानी जब वो जवान थे, तो उन्होंने अपने घर के कंफर्ट को छोड़ दिया नॉलेज यानी इल्म यानी जानकारी के सर्च में, यानी जानकारी इल्म को ढूंढते हुए उन्होंने अपने घर के सारे सुख त्याग दिए। वो जंगलों में भटकते रहे काफ़ी सालों तक, लोगों से बातचीत करी, डिस्कशंस किए दूसरे थिंकर्स से, और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना खुद का रास्ता निकालेंगे टू रियलाइजेशन। और उन्होंने दिनों तक मेडिटेशन किया, बहुत दिनों तक उन्होंने मेडिटेशन किया, एक पीपल ट्री के नीचे बैठ करके, जो कि बोध गया बिहार में है, जहाँ पर उन्हें एनलाइटनमेंट अटेन हुआ, यानी उन्हें जो परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद में वो बुद्ध कहलाए या वाइज वन कहलाए, यानी एक समझदार कहलाए। एंड फिर वो सरनाथ चले गए जो वाराणसी के पास है, जहाँ पर उन्होंने पहली बार लोगों को बताना शुरू किया कि उन्होंने क्या सीखा। उन्होंने अपनी बाकी की ज़िंदगी ट्रैवल करने में गुजारी, पैरों पर चलते थे, वो जगह से जगह जाते थे, लोगों को समझाते थे, बताते थे, सिखाते थे। और बाद में फिर वो कुशीनगर में बाद में फिर उनका देहांत कुशीनारा में आकर के हो गया, ठीक है। बुद्ध ने बताया कि जीवन दुखों से और तकलीफ़ों से भरा हुआ है, और ये दुख और ये तकलीफ़ इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे कुछ ना कुछ क्रेविंग्स होती हैं, हमारे कुछ ना कुछ डिज़ायर्स होते हैं, और वही डिज़ायर्स हमारे दुख का कारण बन जाते हैं, क्योंकि वो डिज़ायर्स पूरे नहीं होते और वो जीवन भर हमें कचोटते रहते हैं और हम उनसे परेशान रहते हैं। कभी कभी अगर हमें वो चीज़ मिल भी जाए जो हम चाहते थे, तो हम उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाते और हमें और ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है, हमें कुछ और चाहिए होता है जीवन में। तो बुद्ध ने इसको डिस्क्राइब किया तन्हा, ठीक है, यानी प्यास। और उन्होंने ये बताया कि ये कांस्टेंट क्रेविंग जो है ना, इसको रिमूव किया जा सकता है अगर आप मॉडरेशन को, हर चीज़ में आप मॉडरेशन को फॉलो करें। मॉडरेशन का मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, है ना। उन्होंने लोगों को बताया कि तुम दयावान रहो, तुम दयालु रहो लोगों के प्रति, दूसरों की ज़िंदगी का सम्मान करो, जानवरों के जीवन का भी सम्मान करो। उनका मानना था कि हमारे एक्शंस का रिजल्ट, यानी हमारे कर्मों का फल, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हमें दोनों ही जीवन में प्रभावित करता है, इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी। बुद्ध ने बताया, बुद्ध ने जो कुछ सिखाया वो लोगों की आम भाषा में सिखाया, जो उस समय प्राकृत थी, ताकि हर इंसान उनके मैसेज को समझ सके। ये सारनाथ का स्तूपा है। ये बिल्डिंग जिसको स्तूपा कहते हैं, वो बिल्ड की जाती है, बनाई जाती है, ताकि वो जगह मार्क की जा सकें जहाँ बुद्धा ने पहली बार अपना मैसेज दिया। आप इसके बारे में, स्तूपास के बारे में चैप्टर 11 में डिटेल में पढ़ेंगे। लैंग्वेज क्या यूज़ की गई थी वेदास को कंपोज करने के लिए, तो वेदा की जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत नहीं थी, वो संस्कृत थी, है ना। उन्होंने इनकरेज किया लोगों को कि वो खुद के लिए सोचें, है ना। उन्होंने कहा कि तुम खुद से सोचो, हाँ, जो मैं कह रहा हूँ उसको एक्सेप्ट मत करो, तुम खुद सोचो मेरी बातों पे, और सोच विचार करने के बाद तुम फिर मेरी बात को, अगर मेरी बात तुम्हें ठीक लगे तो एक्सेप्ट करना, अदरवाइज़ खाली सुन करके, बिल्कुल आंखें बंद करके मेरी बात को एक्सेप्ट मत करो, ठीक है। अब देखते हैं कि उन्होंने ऐसा किया कैसे। तो यहाँ पे हमें एक
किस्सा गौतमी की एक स्टोरी मिलती है, किस्सा गौतमी की, जिससे हम समझ पाएंगे। तो एक फेमस स्टोरी है गौतम बुद्ध के बारे में। एक महिला थी, एक समय की बात है, एक महिला थी जिनका नाम था किस्सा गौतमी, जिनका बेटा मर गया था, जिनका पुत्र मर चुका था। और वो इतनी दुखी थी कि वो गलियों में घूमती रहती थी शहर की, और अपने साथ अपने वो बच्चे को लेकर के वो टहलती रहती, मतलब घूमती रहती थी, और लोगों से मदद मांगती थी कि मेरे बच्चे को वापस जीवन दे दो। ठीक है। एक दयालु आदमी उन्हें लेकर गौतम बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने कहा कि मुझे सरसों के बीज ला करके दो, मुट्ठी भर सरसों के बीज ला करके दो, और मैं तुम्हारे बच्चे को जीवन दे दूंगा। किस्सा गौतमी को बहुत खुशी हुई और उन्होंने शुरू कर दिया। तो जो बुद्धा थे उन्होंने उन्हें रोका और कहा कि तुम्हें वो बीज ऐसे घर से लाने होंगे जहाँ पर उनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो, कोई मरा ना हो, ऐसे घर से तुम्हें वो बीज लेकर के आने होंगे। किस्सा गौतमी दरवाजे दरवाजे गई, लेकिन जहाँ पर भी वो गई उन्होंने देखा कि कोई ना कोई फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर कभी ना कभी तो मरा ही था, है ना। तो बुद्धा बताना क्या चाह रहे हैं, उस दुखी माँ को क्या बताना चाह रहे हैं? वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये दुख हर एक के साथ होता है। ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं गौतम बुद्ध, और उस माँ के दुख को दूसरों का दुख दिखा करके थोड़ा कम करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसी समय जब गौतम बुद्ध अपनी सीखी हुई चीज़ें लोगों को बता रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, और या फिर उससे थोड़ा पहले अगर हम देखें तो दूसरे थिंकर्स भी अलग अलग डिफ़िकल्ट सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और इनमें से अधिकतर जो लोग हैं, कुछ लोग जो हैं इनमें से, वो लाइफ आफ्टर डेथ, यानी मृत्यु के बाद वाले जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। दूसरे जानना चाहते हैं कि क्यों सेक्रीफाइस परफॉर्म करने चाहिए, हमें क्यों कुर्बानियाँ देनी चाहिए, हमें क्यों बलि चढ़ानी चाहिए। कुछ थिंकर्स का मानना ये भी है, कुछ थिंकर्स को ऐसा भी महसूस होता है कि ऐसा कुछ है परमानेंट यूनिवर्स में जो कि हमारी मृत्यु के बाद भी रहेगा। वो इसको आत्मन के तौर पे डिस्क्राइब करते हैं, या इंडिविजुअल सोल, और ब्राह्मण या यूनिवर्सल सोल। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली आत्मन और ब्राह्मण दोनों एक हो जाएंगे, है ना, वन। तो एक हो जाना है उनको। इनके बहुत सारे आइडियाज़ को रिकॉर्ड किया गया है उपनिषद्स में, और ये जो है ये लेटर वैदिक टेक्स्ट का पार्ट है। उपनिषद लिटरली जिनका मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, है ना, पास जाना और पास में बैठ जाना। और जो टेक्स्ट है उसके अंदर कॉन्वर्सेशंस हैं टीचर्स और स्टूडेंट के बीच वाले, और कभी कभी आइडियाज़ को सिंपल डायलॉग्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट किया जाता है। ज़्यादातर उपनिषदिक थिंकर्स पुरुष थे, और स्पेशली जो ब्राह्मण और राजा थे वो थे। ओकेजनली विमेन थिंकर्स की भी हम कहीं कहीं बात देखते हैं, जैसे कि गर्गी, वो फेमस हैं अपनी लर्निंग के लिए, और उन्होंने डिबेट्स में पार्टिसिपेशन किया, रॉयल कोर्ट्स में जो भी डिबेट्स होती थी उनके अंदर। गरीब आदमी रियरली हम देखते हैं कि इस डिस्कशन में वो पार्ट ले पा रहा है। एक फेमस एक्सेप्शन सत्याकामा जवाला का है। सत्याकामा का नाम उनकी माँ पे था, वो एक स्लेव विमेन थी, जबाली, है ना, गुलाम महिला थी, जबाली था, तो उनके नाम से सत्याकामा जबाला का नाम पड़ा। उनके अंदर एक डीप डिज़ायर था, एक बहुत ही गहरी इच्छा थी कि वो रियलिटी के बारे में, वो वास्तविकता के बारे में जानना चाहते थे। फिर उनको एक ब्राह्मण टीचर ने एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लिया, जिनका नाम गौतम था, और वो बेस्ट नोन थिंकर्स बने अपने समय के। ठीक है, विचारकों में से सबसे ख़ास विचारकों में से एक बने, प्रसिद्ध में से एक बने। और ज़्यादातर जो आइडियाज़ हैं उपनिषद्स के वो बाद में और ज़्यादा विकसित हुए बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। शंकराचार्य ने उपनिषद्स के जो आइडियाज़ थे उसको और ज़्यादा विकसित किया, और जिसके बारे में आप क्लास 7th में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ बॉक्सेस थे जो हमने बीच में छोड़ दिए, जैसे यहाँ पर सबसे पहले तो ये है 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी। इंडियन फ़िलासफ़ी के 6 अलग अलग स्कूल्स हैं। तो सदियों जैसे जैसे समय गुजरता चला जाता है, इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन है ट्रूथ की, वो 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी के थ्रू रिप्रेजेंट की जा सकती है। इनको जाना जाता है बाय वैशेषिकी, न्याय,
समख्या, योग, योग, पूर्वामीमांसा, वेदांता, उत्तरामीमांसा। सो ये 6 सिस्टम हैं फिलॉसफी के, और इनको कहा जाता है कि ये कौनड़ा, गौतम, कपिला, पतंजलि, जामिनी और व्यास जैसे सेजेस ने इन्हें फाउंड किया है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और ये जो फिलॉसफीज़ हैं ये आज भी स्कॉलरली डिस्कोर्स को गाइड करती हैं इन द कंट्री। जब भी कोई मतलब इनको इंक्लूड ज़रूर किया जाता है। जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 6 सिस्टम फिलॉसफी के हैं जो कि बहुत सारी जनरेशन्स में डेवलप हुए विद कंट्रीब्यूशन, और इंडिविजुअल थिंकर्स ने उनको कंट्रीब्यूट किया। हारमनी थी उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ में, और वो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखते थे, है ना। तो एक बार फिर से कर लेते हैं। कौनड़ा ने वैशेषिका, और गौतमी ने न्याय, कपिला ने समख्या, पतंजलि ने योग, जामिनी ने पूर्वामीमांसा, और व्यास ने वेदांता या उत्तरामीमांसा, ठीक है। सो ये हैं वो 6 स्कॉलर्स और उनकी 6 राइटिंग्स, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, द वाइज बेगर करके यहाँ पे कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे एक डायलॉग है जो कि एक स्टोरी के बेसिस पर है, जो कि एक बहुत फेमस स्टोरी है उपनिषद की। यहाँ पे छंदोगया उपनिषद से है ये, ठीक है, छंदोगया उपनिषद से। और शौनका और अभिप्रातरिन 2 सेजेस हैं, 2 ऋषि हैं जो कि यूनिवर्सल सोल यानी कि ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं, वो वर्शिप कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। तो एक बार क्या होता है, क्योंकि वो खाने बैठे हुए हैं, तो एक बेगर उनके पास आता है, एक भिखारी उनके पास आता है और उनसे कहता है कि आप मुझे थोड़ा खाना दे दीजिए। तो शौनका कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी बर्बाद नहीं कर सकते, कोई भी हम चीज़ फालतू तुम्हें नहीं दे सकते। तो भिखारी कहता है कि लर्नेड सर्स यानी महान लोगों, पढ़े लिखे लोगों, आप किसकी पूजा करते हैं। अभिप्रातरिन रिप्लाई करते हैं कि हम ब्राह्मण यानी यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं। तो उसके बाद में वो बताते हैं कि इसका मतलब होता है कि जो यूनिवर्सल सोल है उसमें पूरी दुनिया आती है। तो सेजेस कहते हैं हाँ हाँ हमें पता है पूरी दुनिया आती है। तो बेगर पूछता है कि अगर पूरी दुनिया आती है, वो भिखारी उनसे सवाल करता है कि अगर पूरी दुनिया आती है तो मैं भी आता हूँ, तो इस हिसाब से मैं कौन हुआ, मैं भी इस दुनिया का एक पार्ट हुआ। तो वो कहते हैं तुम ठीक कहते हो यंग ब्राह्मण, तुम ठीक कहते हो। उसके बाद में वो कहता है कि ओ सेजेस, तुमने मुझे अगर खाना नहीं दिया है तो एक्चुअली तुमने यूनिवर्सल सोल को खाना नहीं दिया, यानी यूनिवर्सल सोल यानी ब्राह्मण को तुमने खाना नहीं दिया है। इसी तरीके से फिर जो सेजेस हैं उन्हें इस बात का आभास होता है कि उन्होंने गलत किया है, रियलाइजेशन होता है, आभास तो नहीं कहेंगे उसे, एहसास होता है। एंड कि उन्होंने बेगर के साथ क्या किया और बेगर क्या कह रहा है, और फिर उन्होंने अपना खाना उस बेगर के साथ बांटा। अच्छा, बेगर ने सेजेस को कैसे कन्विंस किया उनका खाना बेगर के साथ शेयर करने के लिए, बताना है आपको, ठीक है। तो ये है, यहाँ तक हो गया। अब पनीनी की बात कर लेते हैं। पनीनी एक ग्रामेरियन है, ठीक है, और ये वो समय है जब दूसरे स्कॉलर्स भी काम कर रहे हैं। इनमें से मोस्ट फेमस हैं एक पनीनी। पनीनी ने संस्कृत के लिए एक ग्रामर प्रिपेयर की थी। उन्होंने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया था, और उसके बाद में उन्होंने इनको यूज़ किया था फॉर्मूले क्रिएट करने के लिए, जैसे कि वो फॉर्मूले जो कि अलजेब्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनको उन्होंने रूल्स लिखने के लिए, लैंग्वेज के रूल्स लिखने के लिए छोटे छोटे फॉर्मूला में इसको यूज़ किया था, अराउंड 3000 ऑफ देम। जैनिज़्म की अगर हम बात करें तो जो लास्ट हैं 24 तीर्थंकरा हैं जैनास के, इनका नाम है वर्धमान महावीर। तो लास्ट और 24 तीर्थंकरा जैनास के जो हैं, जिनका नाम वर्धमान महावीर है, उन्होंने मैसेज को इसी टाइम फैलाया जब गौतम बुद्ध का समय चल रहा है, आज से 2500 साल पहले।
वो एक क्षत्रिय राजकुमार थे लिच्छवियों के, और लिच्छवी वज्जी संघ का ही एक पार्ट है, जिसके बारे में आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। तो 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो जंगल में रहने चले गए। 12 वर्षों तक उन्होंने वहाँ पर एक काफ़ी तपस्या के साथ अपनी लाइफ वहाँ गुजारी, एक मुश्किल और एक अकेली ज़िंदगी वहाँ गुजारी, जिसके अंत में उन्हें इनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई। ठीक है, उन्होंने एक सिंपल डॉक्ट्रिन लोगों को बताई, मर्द हो या औरत, जो भी सच्चाई जानना चाहता है उसको अपने घर से बाहर आना पड़ेगा। उनको बहुत स्ट्रिक्टली उन रूल्स को, अहिंसा के रूलों को फॉलो करना होगा, जिसका मतलब है कि आप किसी भी लिविंग बीइंग को ना चोट पहुंचाएंगे ना उसे मारेंगे। सभी चीज़ें जो भी इस दुनिया में मौजूद हैं, महावीर कहते हैं कि वो उनको लंबे जीवन की प्राप्ति होनी चाहिए, और सभी चीज़ों के लिए उनकी जो जीवन है वो बहुत ख़ास है। ठीक है, आम आदमी महावीर की टीचिंग्स को समझ सकता है, और उनके फॉलोअर्स भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी फॉर्म्स हैं प्राकृत की जो कि अलग अलग पार्ट में यूज़ होती हैं कंट्री के, और उन्होंने इन प्राकृत के नाम उस रीजन के नाम पे पढ़ते हैं जहाँ की वो होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो प्राकृत जो मगध में बोली जाती है उसे मगधी कहते हैं। तो अगर हमें कहीं मगधी दे रखा है तो उसका मतलब वो प्राकृत ही है, लेकिन वो मगध रीजन की प्राकृत है। महावीर के जो फॉलोअर्स हैं, जिनको जैनास कहा जाता है, उनको बहुत सिंपल लाइफ जीनी होती है, खाने के लिए भीख मांगनी होती है, उनको एब्सोल्युटली ऑनेस्ट होना पड़ता है, बहुत ईमानदार होना पड़ता है, और स्पेशली उनसे ये कहा जाता है कि आपको चोरी नहीं करनी है, और उनको सेलिबेसी को ऑब्ज़र्व करना होता है, यानी ब्रह्मचर्य को ऑब्ज़र्व करना होता है। और इसके अलावा उनको सब कुछ त्यागना होता है, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी त्यागने होते हैं। तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट होता है बहुत सारे पुरुषों और महिलाओं के लिए कि ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स को वो फॉलो कर सके। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने घर छोड़े इस सब के बावजूद, और उन्होंने एक नया जीवन का तरीका अपनाया और उसे सीखा और लोगों को सिखाया। बहुत सारे घर ही मतलब नहीं निकले बाहर, उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया जो मॉन्क बने थे और नन्स बने थे, और उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया। जैनिज़्म मेनली जो सपोर्ट मिली जैनिज़्म को ट्रेडर्स से मिली। ठीक है, फार्मर्स जिन्हें इंसेक्ट्स मारने होते थे अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो इन रूल्स को फॉलो कर सकें। सौयों सालों के समय में जैनिज़्म अलग अलग पार्ट्स में फैल गया, नॉर्थ इंडिया के गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, और जो टीचिंग्स हैं महावीर की और उनके फॉलोअर्स की, वो ट्रांसमिट होने लगी ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज़। बहुत सारे सदियों तक वो ओरली ट्रांसमिट होती रही, यानी मुँह ज़बानी लोग जो हैं वो एक दूसरे को बताते थे। उसको लिखा गया उस फॉर्म में जिस फॉर्म में आज हम उसे देखते हैं, उसको लिखा गया अराउंड आज से 1500 साल पहले, है ना। और जिसको एक जगह है जिसका नाम वल्लभी है, गुजरात में है, वहाँ पर, है ना। अच्छा, जो जैन वर्ड है, जैन का मतलब क्या होता है, तो जो वर्ड जैन है वो आता है टर्म जिन से। जिन का मतलब होता है कॉन्करर, ठीक है, जीतने वाला, कब्जा करने वाला। तो क्या आपको लगता है कि टर्म जिन को महावीर के लिए क्यों यूज़ किया होगा? क्योंकि उन्होंने शायद लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया था, लोगों के दिल जीत लिए थे, इसलिए उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता होगा। संघ की बात करें तो महावीर और बुद्ध दोनों को ऐसा लगता था, संघ की बात करें तो महावीर और बुद्ध दोनों को लगता था कि सिर्फ वही लोग जो अपने घर को छोड़ देंगे वही ट्रू नॉलेज की प्राप्ति कर पाएंगे। तो उन्होंने उन लोगों के रहने के लिए संघ की व्यवस्था करी। संघ एक एसोसिएशन है उन लोगों की जो अपने घर छोड़ करके आए हैं। तो जो रूल्स बनाए जाते थे बुद्धिस्ट संघ के लिए, वो एक विनया पिटका करके एक बुक है, उसमें लिखे हुए हैं सारे, ठीक है। और इससे हमें पता चलता है कि ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए अलग अलग ब्रांचेस हुआ करती थी, और सभी पुरुष संघ ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन बच्चे जो हैं उनको परमिशन लेनी होती थी अपने माता पिता की, और जो स्लेव्स हैं उन्हें अपने मास्टर की परमिशन लेनी पड़ती थी ऐसा करने के लिए। वो लोग जो कि राजा के यहाँ काम करते हैं उनको राजा की परमिशन लेनी पड़ती थी, और जो डेप्टर्स हैं उन्हें अपने क्रेडिटर की परमिशन लेनी पड़ती थी। यानी अगर आप पे किसी का कर्ज है तो आप
आपका जो जिससे आपने कर्ज ले रखा है उसकी इजाज़त लेनी होगी। जो महिलाएं हैं उनको अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी होती थी। तो पुरुष और महिलाएं दोनों ही ने इस संघ को ज्वाइन किया और वहाँ पर अपनी सिंपल लाइफ की शुरुआत करी, सिंपल लाइफ जी। वो मेडिटेशन करते थे ज़्यादातर समय, और वो शहर जाते थे, गांव जाते थे, खाने के लिए भीख मांगते थे, फिक्स्ड आवर्स होते थे उस काम के लिए, और इसीलिए इनको भिक्खूज कहा गया है। एक प्राकृत वर्ड है रिनाउंसर्स के लिए, बेगर्स के लिए, भिक्खूज, ठीक है, भिक्खूज और भिक्खुनीज। तो इन भिक्खू और भिक्खुनीज ने दूसरों को सिखाया, दूसरों को पढ़ाया, उनकी मदद करी, है ना, और आपस में भी एक दूसरे की मदद करी। मीटिंग्स हुआ करती थी, कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा कहीं पर हो रहा है संघ के अंदर तो उसको सेटल करने के लिए मीटिंग्स हुआ करती थी। वो लोग जिन्होंने संघ को ज्वाइन किया, जिसमें कुछ ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, मर्चेंट्स भी थे, ट्रेड लेबरर्स भी थे, बार्बर्स भी थे, कोर्टिजन्स भी थे, स्लेव्स भी थे, तो वो सभी लोग जिन्होंने संघ को ज्वाइन किया, वो इनमें से अधिकतर लोग, उन्होंने बुद्धिस्ट की टीचिंग्स को नोट डाउन किया, रोट डाउन किया और लिखा उसको, और इसमें से कुछ ने ब्यूटीफुल पोएम्स भी कंपोज की, जिसमें संघ की जीवन का हमें कुछ एक झलक देखने को मिल जाती है। दो वेज की लिस्ट बनाइए, दो तरीक़ों की लिस्ट बनाइए जिसमें संघ को इस लेसन में डिस्क्राइब किया गया है, और वो बहुत अलग है उससे जिसको चैप्टर 5 में डिस्क्राइब किया गया था। क्या कोई समानता है? अच्छा, यहाँ पे एक केव है जिसको हिल्स में हॉलो आउट किया गया है। ये कारले की केव है जो कि प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। मंक्स और नन्स यहाँ रहा करते थे, मेडिटेशन किया करते थे इन शेल्टर्स के अंदर। मोनास्ट्रीज क्या होती हैं? तो शुरुआत के लिए दोनों जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं वो प्लेस टू प्लेस जाया करते थे, और अपनी पूरे साल में वो ऐसे ही किया करते थे, लोगों को सिखाते थे, लोगों को बताते थे, टीचिंग्स देते थे। और उसके बाद में जो एक अकेला वक्त जब वो एक जगह रहते थे वो रेनी सीज़न के दौरान था, क्योंकि ट्रैवल करना इस समय बहुत मुश्किल होता था। तो उनके सपोर्टर्स ने टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए हुए थे उनके लिए, गार्डन्स में, या फिर वो नेचुरल केव्स में रहते थे, हिली एरियाज़ में, ठीक है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, बहुत सारे सपोर्टर्स मॉन्क्स के और नन्स के, और सपोर्टर्स मॉन्क्स और नन्स खुद भी, उन्हें ये लगा कि उन्हें ज़्यादा परमानेंट शेल्टर्स की ज़रूरत है, ताकि तो फिर इसके लिए मोनास्ट्रीज़ बनाई गई, और ये मोनास्ट्रीज़ को विहार कहा गया, विहारास। जो अर्लीस्ट विहार है, विहारास हैं, वो लकड़ी के बने हुए थे, और उसके बाद में फिर उन्हें ईंटों से बनाया गया। कुछ केव्स में भी थे, कुछ गुफाओं में भी थे, और ये गुफाएं जो हैं ये हिल्स में डग आउट की गई, हिल्स में से इन्हें खोद करके बनाया गया, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में स्पेशली हम ये देखते हैं कि केव को खोद करके बनाया जा रहा है ना, हिल्स को खोद करके केव बनाई जा रही है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि जैसे ही रिवर का पानी अपना नाम खो बैठता है, और जो सेपरेटनेस है वो खो बैठता है जब वो माइटी ओशन में फ़्लो करने लग जाता है। यानी किसी भी नदी का पानी अगर समुद्र में जाएगा तो वो अपना नाम और अपना जो एक अलग अंदाज़ है, एक अलग पानी का जो फ्लेवर है, वो सब कुछ खो बैठेगा। इसी तरीके से वर्ण और रैंक और फैमिली वो भूल जाएगी, मतलब सब कुछ भुला दिया जाएगा जब फॉलोअर्स बुद्धा के ऑर्डर ऑफ मॉन्क को ज्वाइन करेंगे। यानी आपका ना तो वर्ण याद रखा जाएगा, ना आपकी रैंक याद रखी जाएगी, ना आपके परिवार याद रखा जाएगा कि आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं। यानी यहाँ पे कास्ट सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है इन बुद्धिज़्म। अक्सर क्या होता है कि वो ज़मीन जहाँ पे विहार को बनाया जा रहा है वो ज़मीन अक्सर रिच मर्चेंट्स डोनेट करते थे, यानी बड़े बड़े व्यापारी उसको डोनेट करते थे, या कोई लैंड ओनर है या कोई राजा है। तो जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पर खाने का, क्लोथिंग का, मेडिसिन का गिफ्ट लेकर के आते थे फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स। इसके बदले में वो लोगों को पढ़ाते थे, ठीक है। सदियाँ गुजर गई और बुद्धिज़्म बहुत सारे पार्ट्स में फैल गया सब कॉन्टिनेंट के, और सब कॉन्टिनेंट के बियॉन्ड भी चला गया, जिसके बारे में आप चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम आश्रम के सिस्टम की बात करें तो जब जैनिज़्म और बुद्धिज़्म पॉपुलर हो रहे थे उस समय ब्राह्मण्स ने आश्रम का सिस्टम डेवलप किया। यहाँ पे जो वर्ड आश्रम है उसका मतलब एक जगह से बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पर लोग रहते हैं और मेडिटेशन करते हैं। ये एक स्टेज ऑफ लाइफ के लिए है, ठीक है। 4 आश्रम रिकॉग्नाइज किए गए हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनस, एक सेकेंड, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और
संन्यास मतलब। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदमी जो है उसको सिंपल लाइफ जीनी होती थी और वेदास की स्टडी करनी होती थी अपनी ज़िंदगी के ब्रह्मचार्य शुरुआत में, ठीक है। उसके बाद में उसको विवाह करना होता था, हाउस होल्डर की लाइफ जीनी होती थी, गृहस्थ की लाइफ। उसके बाद में उसको जंगल में रहना होता था और मेडिटेट करना होता था, वनप्रस्थ की लाइफ। और फाइनली उनको सब कुछ त्याग के सन्यासींस बन जाना होता था, यानी सब कुछ त्याग देना होता था, सन्यासी बन जाना था, सन्यासी बनना था। तो जो सिस्टम है आश्रम का, उससे उससे पुरुषों को ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी ज़िंदगी का मेडिटेशन में गुजारने की आज़ादी मिली। और जनरली आमतौर पर महिलाएं जो हैं उनको ये वेदों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, और उनको आश्रम जो भी उन्होंने उनके हाउस होल्ड ने जो आश्रम चूज़ किया हुआ है, उनके हस्बैंड ने जो आश्रम चूज़ किया हुआ है उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना होता था। किस तरीके से आश्रम का सिस्टम संघ के सिस्टम से अलग है, संघ के जीवन से अलग है, क्या वर्ण हैं जिनके यहाँ पर मेंशन किया गया है, कौन से वर्ण हैं वो, और क्या चारों वर्णों को अलाउड था कि वो आश्रम के सिस्टम को प्रैक्टिस करें? नहीं, क्योंकि शूद्र वर्ण का नाम कहीं भी आया नहीं है। एल्सवेयर यानी बाकी दुनिया क्या कर रही है जब यहाँ पर गौतम बुद्ध और महावीर जैन है, तो उस टाइम बाकी दुनिया क्या कर रही है? तो अपने एटलस में ईरान का पता कीजिए, ईरान कहाँ पर है। ज़ोरोआस्तर एक ईरानियन प्रॉफिट हैं, उनकी टीचिंग्स एक किताब के अंदर हैं जिसका नाम आवेस्ता है। जो लैंग्वेज है आवेस्ता की और जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें जो डिस्क्राइब की गई हैं वो वेदास से काफ़ी मिलती जुलती हैं। जो बेसिक टीचिंग है ज़ोरोआस्तर की वो मैक्सिम में है, गुड थॉट, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, यानी कि अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे काम। यहाँ पे एक वर्स है फ्रॉम द ज़ेंद आवेस्ता। ज़ेंद आवेस्ता से एक आयत है, एक लाइन है कि हे देव शक्ति दो और सत्य का राज हो और अच्छे विचार, अच्छी सोच हो, ठीक है। और अच्छी सोच के माध्यम से एक इंसान अपनी ज़िंदगी में पीस और ट्रैंक्विलिटी को हासिल कर सके, क्रिएट कर सके, ठीक है। तो 1000 सालों से भी ज़्यादा तक ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म जो है वो एक मेजर रिलीजन था ईरान में। उसके बाद में कुछ ज़ोरोएस्ट्रियंस माइग्रेट करके ईरान से माइग्रेट कर गए और कोस्टल टाउन्स ऑफ गुजरात और महाराष्ट्र में सेटल हो गए, ठीक है। वो एंसेस्टर्स थे, आज के जो पारसीज़ हैं उन्हीं के वो एंसेस्टर्स हैं ज़ोरोएस्ट्रियंस, ठीक है। अच्छा, तो क्या आप एक प्रीचर की वाणी सुनना चाहेंगे? आज से 2500 साल पहले अपना कॉन्वर्सेशन अपने पेरेंट्स के साथ डिस्क्राइब कीजिए और उन्हें परसुएट करने की कोशिश कीजिए कि वो आपको जाने दें, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक अंगाज मदर वॉन्टेड हर टू नो द स्टोरी ऑफ द बुद्धा? Maybe they are Buddhist. That can be one reason. Okay, so this is all about this chapter. Thank you for watching this video, and if you like this video then please subscribe to my channel. Thank you very much.